हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। और आज हम आर्मी जीएस की प्रैक्टिस सीजन की 13वीं क्लास कर रहे हैं। आप लोग लगातार क्लास देखते जा रहे हैं, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक, और हम वही 30 क्वेश्चन इसमें देखेंगे जीएस जीके के। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। पेपर आपका नज़दीक ही आ गया है, तो अब लगातार बने रहें। ठीक, आपको निश्चित यहाँ इस क्लास से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चन बोला है कि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, देखो आर्टिकल बोला गया, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। इसमें कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53, राष्ट्रपति की समस्त एक मिनट, इसमें आर्टिकल में कहा गया है 53 में कि समस्त कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक, ये कहा गया है। आर्टिकल 54, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक, तो इसी में निर्वाचन मंडल यानी चुनाव की चर्चा है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, देखो उसके बारे में लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक, ये चर्चा किसमें, अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 54 में है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन लोग भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य यानी जिनको हम चुनकर भेजते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग ही इनके चुनाव में क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, पहला। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य यानी हमारे जो देश में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, यानी कुल 30 राज्यों में विधानसभाएं हैं जहां पर सीएम बनता है। तो जो विधायक होते हैं उनके, वो विधायक भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, केवल इसमें देखो लिखा है निर्वाचित, निर्वाचित, मनोनीत नहीं है कहीं। मनोनीत लोग जिनको राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करता है वो लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक, तो इसमें निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। चुनाव की पद्धति कैसी होती है, तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी जनता भाग नहीं लेती है, इसको इसलिए बोलते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और कैसा होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय समानुपातिक, एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के द्वारा। भाई एकल संक्रमण यानी जितने लोग खड़े होते हैं, अगर 8 लोग खड़े हैं तो उनको वरीयता क्रम के अनुसार वोट देना होता है कि हम पहले पर किसको देखना चाह रहे हैं, दूसरे पर कैसे। तो इसके साथ से इसका चुनाव होता है कैसा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो हम इस वाले जब क्वेश्चन पर आएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य लेते हैं लेकिन ये वाक्य पूर्ण नहीं है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। प्रक्रिया पूछी कैसी होती है, भाई लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन ये चुनाव की कोई प्रक्रिया थोड़ी ना है। ठीक, अगर ये पूछता कौन लोग भाग लेते हैं तब हम इन बी या सी के डी के बारे में सोचते, लेकिन पूछा है चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन सी जबलपुर। ठीक है, तो नर्मदा नदी भाई देखिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, मान लो एक ये पहाड़ी है, इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। और ये पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ से ये नदी निकलती है नर्मदा। ठीक, और कहाँ गिर जाती है ये अपना मुहाना, कहाँ बनाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गुजरात, गुजरात में। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भाई इस नर्मदा नदी के ऊपर एक पर्वत है, इस पर्वत है, इसका नाम है विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। ठीक, इसके नीचे एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के भ्रंश कगार में बहती है, यानी उत्तर में विंध्यन पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ठीक, और भी देखो चीजें नर्मदा नदी के बारे में लिख देते हैं कि नर्मदा नदी यहाँ पर जबलपुर में, जबलपुर, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जल प्रपात बनाती है। ठीक, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ, तो इसकी लंबाई है ठीक 1412 किलोमीटर, ये इसकी क्या है, लंबाई है। 1412, 13 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। तो ये एक इसकी विशेषता क्या है कि अरब सागर में गिरने वाली, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नर्मदा नदी की विशेषता है ये। ठीक है, नर्मदा नदी की अरब सागर में गिरने वाली, ठीक, या एस्चुरी बनाने वाली, एस्चुरी बनाने वाली, ठीक, या उल्टी बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उल्टी बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो इसका उद्गम पूछा था कहाँ से होता है, अमरकंटक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, ये सब बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। आटागामा का मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी चिली का मरुस्थल। आटागामा क्या है ये पूछा है। अर्जेंटीना के घास का मैदान है, पूर्वी मैक्सिको का प्रायद्वीप भाग है, ठीक, दक्षिण कैलिफोर्निया का मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो भाई देखो आटागामा कहाँ है, आटागामा एक चिली का क्या है, मरुस्थल है। आटागामा चिली का मरुस्थल है, और ध्यान रखेंगे आटागामा सबसे शुष्क मरुस्थल है, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर, सबसे शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल सबसे शुष्क क्या है, मरुस्थल है। अर्जेंटीना के जो घास के मैदान होते हैं उनको हम बोलते हैं पंपास, पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिको का प्रायद्वीप का पठार, तो मैक्सिको का पठार जिसको हम चिया पास का पठार बोलते हैं, मैक्सिको के पठार को बोलते हैं हम चिया पास का पठार भाई। और ये क्या दिया है, दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक मरुस्थल। दक्षिणी कैलिफोर्निया में ओजावा मरुस्थल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। चिली आपको ध्यान रखना है, चिली क्या है, एक चिली एक मरुस्थल, मतलब आटागामा एक चिली में स्थित क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। ठीक है, चलो लिख नहीं रहे, बहुत लंबी क्लास हो जाती है फिर। ठीक है, भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान का जनक किसे कहते हैं, राजा रमन्ना, यू आर राव, होमी जहांगीर भाभा, सी वी रमन। देखो भाई भारत में न्यूक्लियर अनुसंधान यानी परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का जनक, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। इन्होंने परमाणु पर शोध स्टार्ट की थी जब लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, उस समय की बात है। और इन्होंने ही क्या स्टार्ट, इन्होंने ही 1954 में परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, केंद्र की स्थापना। ठीक है, बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और ये भाई कहाँ है, ये है ट्राम्बे, ट्राम्बे, और ये ट्राम्बे पड़ता है मुंबई। ठीक है, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रघुवती साय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पंक्ति थी। अच्छा, इनके द्वारा एक और पंक्ति लिखी गई थी, वो भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट,
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे, श्री गुरु जी ने। ठीक, तो भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है ये विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना तेलंगाना से प्रारंभ किया था। तेलंगाना से प्रारंभ किया। ठीक, और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? इन्हें 1958 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। रमन मैग्सेस पुरस्कार, रैमन नहीं होता, रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। ठीक, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है मनीला और मनीला राजधानी है फिलीपींस की। ठीक है, और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पहले भारतीय थे विनोबा भावे जिनको रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी जसनाथ, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी बिहारी लाल। सतसई के लेखक कौन है? देखो तो सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। सतसई बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। और इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में। सतसई बिहारी एक पुस्तक है जो बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई। कबीर के द्वारा क्या? बीजक रचना, ये किसकी है? कबीर की है। तो ध्यान रखना बीजक रचना किसकी है? कबीर की है, जिसमें दोहे वगैरह हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में 1954 में की गई थी। की गई थी कब? 5 अगस्त, ये भी लिख दो, चलो पूरी डेट लिख लो। 5 अगस्त 1954 में की गई थी। 5 अगस्त 1954 में की गई थी। ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखो सबसे पहले एक एक्ट आया था 1773 का। इसके द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था एक्ट 1833 के द्वारा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो था विलियम बेंटिंक। ठीक भाई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, व्यक्ति बहिरा केवल पद बदला गया। तो पूछेगा अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तब भी विलियम बेंटिंक रहेगा। फिर एक्ट आया बाद में 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति हो गई तो एक एक्ट आया 1900 कहाँ पहुंच गया, 1858 में। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया गया और तब भारत का वायसराय बना। भारत का पहला वायसराय भारत का पहला वायसराय था जिसका नाम था कैनिन। ये भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था माउंटबेटन। ठीक है, अगर भारतीय पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय तब थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, ये थे। नेक्स्ट, है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन सी बिलियार्ड। ये मैं आपको रोज ही बता देता हूँ। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। 1888 ईस्वी में ये शुरू हुआ था और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल
एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। 1 मिनट रुकेंगे। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्य में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाई, नीति निर्देशक तत्व इनको बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से, ठीक। भाग 4 में, भाग 4 में अनुच्छेद, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी क्या है, चर्चा है। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए। अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, देखो लिख देते हैं चीजें, ध्यान रखना। अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक, फ्रांस से हमने ली है भाईचारा, भाईचारा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया है नागरिकता, नागरिकता। ठीक, संसद व्यवस्था, संसद व्यवस्था है। ठीक, ब्रिटेन से बहुत चीजें हैं। ठीक है, ब्रिटेन से बहुत चीजें हैं। ठीक है, नागरिकता है, संसद व्यवस्था है, कानून बनाने के नियम है, विधि के नियम है, विधि प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के कार्य करने का तरीका है। ये सब कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। विश्व में सोने का सर्वाधिक खपत कहाँ होती है? भाई इसमें पूछा है खपत। जापान, फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन, सोने का सर्वाधिक उत्पादन, सोने का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है चीन में, चीन में। ठीक, लेकिन ध्यान रखेंगे भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सोने का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो होता है कर्नाटक में। ठीक, और कर्नाटक में इसकी खाने कौन सी हैं? खाने जहाँ से उत्खनन होता है, ठीक, खाने तो हैं कोलार खान, कोलार व हट्टी की खान, कोलार व हट्टी की खान। ठीक है, हट्टी खान। लेकिन भाई इसमें पूछा है कि सोने की सर्वाधिक खपत कहाँ होती है, ना कि उत्पादन पूछा है। तो खपत में कौन है भैया पहले स्थान पर? खपत में पहले स्थान पर है भारत। ठीक है, ध्यान रखना। खपत का मतलब कि जहाँ सोना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ आपको पता ही होगा, महिलाएं 4-4 कान में ऐसे करके छिदे होते हैं, वहां पहने होती हैं, नाक का होता है, सिर का होता है, गले का हार होता है, 2-2 हार होते हैं, एक चूड़ी होती है, कंगन होती है। तो हमारे देश की महिलाओं के पास इतना सोना है कि अगर ये सब सोना भारत सरकार को दे दिया जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, हम शायद अमेरिका को भी पीछे कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सोना है, लेकिन क्या है, सब गुप्त है, सबके पास है, घर घर है। तो भारत क्या है, सबसे बड़ा सोने का खपत देश है। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकटतम है? तो इसमें पूछा है कक्षा, लेकिन वो पूछना यही चाह रहा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपको कई बार ग्रह बनाए होंगे, देखो एक बार फिर देख लीजिए। ठीक, सबसे पहले हमारा कौन है? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, बुध। फिर है शुक्र, और फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। चलो मैं सारी बना देता हूं, कितना समय लगता है। शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं। अब उसने पूछा है कि कक्षा, देखो कक्षा क्या होती है, जो ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं। जैसे बुध की कक्षा होगी, ये शुक्र की कक्षा होगी, पृथ्वी की कक्षा होगी, मंगल की कक्षा होगी। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी निश्चित कक्षा होगी जिस कक्षा में घूमते हैं। तो पूछा है कि किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकटतम है। यानी वो दूसरी भाषा में यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। जो ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होगा उसकी कक्षा भी सबसे निकट होगी। तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो इसका ऑप्शन देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शुक्र। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी सामर झील, ऑप्शन जी मानसरोवर झील।
भारत की प्रसिद्ध डल लैंगून झील। तो भैया लैंगून झील कैसी झीलें होती हैं? लैंगून झील, लैंगून झील, लैंगून झील वह झीलें होती हैं जो समुद्र के द्वारा बनती हैं, जो समुद्र के द्वारा बनती हैं। ठीक भाई, मैंने एक क्लास में आपको झीलें सब समझाई थी कि 3 प्रकार की झीलें होती हैं, इसीलिए कहता हूँ क्लास रोज देखा करो। ठीक है, अब अगर जिसको नहीं पता है तो पीछे वाली क्लास जाकर देखेगा, क्योंकि रोज रोज ये चीजें लिखेंगे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 3 प्रकार की झीलें होती हैं जो समुद्र के द्वारा बनती हैं, उनको हम लैंगून झील कहते हैं। जो झील ज्वालामुखी के या उल्कापिंड के गड्ढे के द्वारा बनती है उसको क्रेटर झील कहते हैं। जो झील नदी के द्वारा बनती है उसको गोखर झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है जो है चिल्का झील, और ये स्थित है उड़ीसा में, ये स्थित है उड़ीसा में। और भाई ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वैसे भी सबसे बड़ी झील है भाई। डल झील ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर। अच्छा चलो दिख रहा है ये वाला पेन, कोई बात नहीं। डल झील स्थित है श्रीनगर। ठीक है, सामर झील राजस्थान, राजस्थान भाई। और ये चीज ध्यान रखना है इसकी, सामर झील की कैसी? सबसे खारी झील है, सबसे खारी, यानी इसका खारापन क्या है? सबसे ज्यादा है, खारी झील। ठीक है, और मानसरोवर, ये मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तिब्बत। ठीक, तिब्बत जिसको अब चीन का अधिकार है, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डल झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, झेलम नदी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, जो चीज बोल रहे हैं उनको ध्यान दोगे, नोट कर लोगे इस चीजें। ठीक है, सारी चीजें लिखना इम्पॉसिबल होता है। उप उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? पूछा है जो गुप्त काल, गुप्त काल था, गुप्त काल। तो गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी कांची, डी वल्लभ। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और स्थित है बिहार में, बिहार में। ठीक है, देखो नालंदा के बारे में कुछ चीजें देख लो आप। नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये गुप्त काल के समय सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। दो चीजें आप ध्यान रखें कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने, कुमार गुप्त, ये शासक था गुप्त वंश का। और इसको ध्वस्त किसने किया था? ध्वस्त, ध्वस्त मतलब तोड़ना, आग लगाना। तो गौरी, गौरी का सेनापति, गौरी का सेनापति मोहम्मद गौरी था, उसका सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने ध्वस्त कर दिया था 1198 में। भाई ये नालंदा जो विश्वविद्यालय था, ये भी पूछ लेता है किस धर्म का, किस धर्म की शाखा था? तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की, ठीक, महायान शाखा, महायान शाखा का केंद्र था। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक भाई, तो इसने जब बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। ठीक है, कई महीनों ये जलता रहा था, कई महीनों इसकी लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा था, जितनी भी पुस्तकें थी, जो भी इतिहास था, सब जलकर राख हो गया था। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में, ये भी पूछ सकता है कि या भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय किस किस काल का सर्वाधिक केंद्र था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य काल का केंद्र था भाई। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा? तक्षशिला। पूछा जाए कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दुनिया का, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय दुनिया का कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, जब लोग जानते नहीं थे कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय क्या होते हैं, तब हमारे यहाँ गुप्त काल में, मौर्य काल में विश्वविद्यालय चलते थे। ठीक है, हमारे भारत की संस्कृति काफी प्राचीन संस्कृति है। नेक्स्ट, भारत में गर्म दल आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी गो गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। देखो गर्म दल, गर्म दल जो कांग्रेस थी, कांग्रेस, कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक था नरम दल, नरम दल, और एक था गरम दल, गरम दल। नरम दल गरम दल क्या था, और ये बटी क्यों थी, इसका कारण क्या है, क्यों बटी थी भाई? तो क्यों बटी थी? तो ये बटी थी 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, विभाजन हुआ था। उसके बाद 1907 के सूरत अधिवेशन से, 1907 सूरत अधिवेशन में बटी थी, अधिवेशन में बटी।
ठीक है भाई, स्वदेशी आंदोलन को लेकर बट गई थी। देखो नरम दल वैसे नेता जो नरम दल के थे, जो गांधी जी की तरह, ठीक, गांधी जी थे इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मोतीलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये कहते थे आसानी से अनशन करो, बैठ जाओ और नारे लगाओ, जयकारे लगाओ, मतलब आंदोलन करो शांतिपूर्ण तरीके से, अंग्रेजों से मांग करो। गर्म दल के नेता ऐसे थे, नहीं, मार तोड़ करके उग्रवाद करो, अंग्रेजों की गाड़ी फूंक दी, किसी अधिकारी को गोली मार दी, तो ये कैसे नेता थे? गर्म दल के, जो लड़ाई करने वाले थे। तो भारत में गर्म दल का जो जनक है, उनको, उनकी एक ट्रिक है जहाँ, उनको बोलते हैं लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ऐसे ध्यान रखेंगे, लाल बाल पाल। तीन लोग थे, देखो लाल बाल पाल कौन थे? लाल से थे लाला लाजपत, लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय। और ये कहाँ के नेता थे? पंजाब के, पंजाब के। ठीक, बाल से थे बाल गंगाधर तिलक, बाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक, तिलक। ये कहाँ के नेता थे? ये थे महाराष्ट्र के, ठीक। और पाल से थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये नेता थे बंगाल के। तो ये तीन लोगों को गर्म दल का, असुघोष भी थे लेकिन ये तीन लोग प्रमुख थे। इन तीन लोगों को गर्म दल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है भाई, गर्म दल का जनक कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन देखो क्या मिल रहा है। गर्म दल का नेता मोतीलाल नेहरू नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, वल्लभ भाई नहीं थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। अच्छा, कांग्रेस दोबारा कब अलग हो, दोबारा एक कब हो गई? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गर्म दल, गर्म दल बा नरम दल, नरम दल, नरम दल लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में एक हो गई, एक हो गई, ठीक है। जो 1907 में अलग हुई थी, टूटी थी, वो 1916 में फिर से क्या हो गई? एक हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? भाई हड़प्पा क्या है? हड़प्पा था सिंधु घाटी सभ्यता का शहर। तो पूछा है ऑप्शन, सिंधु नदी किनारे, सतलज नदी किनारे, रावी नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। भाई हड़प्पा, हड़प्पा की जो खोज है, खोज वो दयाराम शाहनी 1921, 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था। तो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था भाई, रावी नदी। और पाकिस्तान में था, वर्तमान में कहाँ था ये? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। भोगवा नदी, इसके किनारे कौन स्थित था? लोथल, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, ठीक। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था ये, गुजरात में, ठीक। सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? मोहनजोदाड़ो, 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 ठीक। ये किस नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? पहली शहरी सभ्यता, पहली शहरी सभ्यता थी, पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स, पंपास, पेरी और टेम्पास। टेम्पास कोई घास का मैदान नहीं होता है, ठीक है, टेम्पास कोई घास का मैदान नहीं होता। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उनको हम बोलते हैं डाउन्स। पंपास घास के मैदान ये कहा जाता है अर्जेंटीना, ठीक है भाई। और पेरीज, पेरी घास के मैदान, पेरी घास के मैदान ये अमेरिका में, ठीक है। बाकी कल ही हमने आपको घास के मैदान लिखे थे बहुत सारे, ठीक है, कल वाली क्लास देखेंगे, घास के मैदान सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है भाई? ऋग्वेद, वेद कितने हैं? 4, वेद कितने हैं? 4। देखो, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, ठीक है। ये वेद हैं। ऋग्वेद सबसे बड़ा व पुराना है, ठीक। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद गद्य व पद्य, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद कैसा है? जादू, टोना, टटका, वशीकरण से संबंधित है, जादू, टोना, टटका,
बा वशीकरण, वशीकरण से संबंधित है भाई। ठीक, तो इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इंद्र का, 250 बार, 250 बार। और दूसरा सर्वाधिक उल्लेख है अग्नि का, इनका कितना है? दूसरा। ठीक, कितना है? 200 बार है, 200 बार है। ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे प्रमुख देवता थे आर्यों के, कौन थे? इंद्र थे। आर्यों के आगमन को ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है। ठीक, अच्छा कुछ चीजें और ध्यान रखेंगे। देखो वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। पुराण कितने हैं? तो पुराण है 18, वेदांग 6, पुराण 18, स्मृति 36 है। ठीक, उपनिषद, उपनिषद 108 है। ठीक है, जिसमें से 13 मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है भाई। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, हाँ वेद 4 हैं। विवाह, विवाह का भी प्रकार मिलता है, तो विवाह 8 प्रकार के हैं। ठीक, संस्कार, संस्कार तो भाई 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। विवाह 8 हैं, संस्कार 16 हैं। आश्रम, ठीक है, मनुष्य के जीवन को 100 साल का मानकर 4 आश्रम में बांट दिया था। ये सबकी संख्याएं ध्यान रखेंगे। ठीक, ये ऋग्वैदिक काल में ही है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, स्मृति 36 है, उपनिषद 108 है, जिसे 13 मान्यता प्राप्त है। विवाह की चर्चा 8 प्रकार की मिलती है, संस्कार की चर्चा 16 प्रकार की मिलती है, 4 प्रकार के आश्रम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों की बात चलती है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत एवं भूटान, भारत एवं अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस चलती है भारत बांग्लादेश के समय, इस भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसका प्रारंभ जो हुआ है वो हुआ है 2008 में, 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे और कुछ नहीं इनके भी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है भाई लॉर्ड मैकाले। इसने फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी भाषा को लागू किया था सभी विद्यालयों। लॉर्ड कर्जन के समय भाई बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना है कर्जन के समय की। और डलहौजी भारत में आधुनिकरण का जनक कहा जाता है। इसके समय क्या क्या चली थी? देखो, ट्रेन, ठीक है, डाक व्यवस्था, व्यवस्था, PWD जो रोड बनाती, PWD का जनक था। तो इसने बहुत सारे क्या किए थे? डलहौजी ने शुरुआत किए थे। हड़प नीति भी लागू की थी, हड़प नीति, हड़प नीति, हड़प नीति भी लागू की थी। ठीक, माउंटबेटन, माउंटबेटन ने भारत में स्वतंत्रता के समय 1947 में वायसराय था, वायसराय था। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हुआ था। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? भाई स्वर्ण मंदिर, देखो स्वर्ण मंदिर का ओरिजिनल नाम है हर गोविंद साहिब मंदिर, हर गोविंद साहिब मंदिर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और स्थित है अमृतसर में, अमृतसर में। इसका जो निर्माण कराया था, यानी इसकी स्थापना करवाई थी, तो निर्माण करवाया था अर्जुन देव, अर्जुन देव। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। 5वें गुरु क्यों थे? क्योंकि भाई सिक्कों में 10 गुरु आए थे, तो 5वें नंबर के ये गुरु थे। इस पर सोने की चादर किसने लगवाई? सोने की चादर, तो सोने की चादर लगवाई राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। भाई ये सिख वंश के क्या थे? राजा थे, शुक्रचकिया मिशन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन देव। ठीक है, सिक्कों में कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, सिख धर्म, सिख धर्म, ठीक है, कुल 10 गुरु। फर्स्ट गुरु नानक देव, इन्हीं ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव। और अंतिम, अंतिम यानी 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह भाई। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए अलग संविधान है? भाई किस देश में? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो देखो अमेरिका जो है भाई, अमेरिका, अमेरिका में राज्य कितने हैं? 50 राज्य, 50 हैं। और हर वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा नहीं है, वो एक क्या है? फेडरेशन है, राज्यों का फेडरेशन है, संघ नहीं है। तो वहां पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, और उनका अपना अपना क्या है? कुछ ना कुछ निश्चित संविधान है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अब ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। ठीक है, कितने आर्टिकल है इसमें? आर्टिकल इसमें 13 है शायद।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे नोट करके कि शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा, शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा संविधान तो है ये मोनाको, मोनाको का, ठीक है, मोनाको का। सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान है भारत का, ठीक, लिखित संविधान की बात चल रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पालम हवाई अड्डा, जिस जिसे अब इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में? भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसको हम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा, अच्छा इसमें चलो हम एक चीज लिख देते हैं, वैसे तो बहुत सारे हवाई अड्डे, लेकिन आप एक दिख लोगे, जेवर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बन रहा है, अभी नोएडा में बना नहीं है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, अड्डा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो होती है भाई राष्ट्रपति के पास, ठीक है, क्योंकि यह क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं, तीनों तीनों सेनाओं का प्रधान होता है भाई, ठीक है। और भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक होता है, भारत का पहले नागरिक होता है। तो किसी भी देश से अगर युद्ध होता है तो उसको युद्ध आरंभ और युद्ध अंत करने की जो घोषणा है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? यूनिसेफ, यूनिसेफ, इसकी जो स्थापना है, स्थापना वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ठीक। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? ये यूएसए में पड़ता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। रोम में किसका मुख्यालय? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। जनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। WHO, ठीक। और रेड क्रॉस, इनका सबका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक। इनका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट, सॉल्टेल्ड स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो स्थित है कोलकाता में स्थित है, और इसका जो नया नाम पड़ गया है वो नाम है इसका विवेकानंद, 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 विवेकानंद स्टेडियम, स्टेडियम, विवेकानंद स्टेडियम नाम पड़ा है, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है भाई, ठीक। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नया नाम है ये सॉल्ट लेक स्टेडियम का नया नाम, ठीक, विवेकानंद स्टेडियम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC का। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। इसका जो अध्यक्ष, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को। इसमें सदस्य कौन होते हैं? जितने भी राज्य होते हैं उनके सभी के मुख्यमंत्री। तो कोई डिसीजन लिया जाता है इसकी सलाह से लिया जाता है, तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, PT ऊषा का संबंध किससे है? गायिका, कुश्ती, धाविका, अभिनेत्री। PT ऊषा का जो संबंध है वो धाविका से है। इन्होंने एशिया का, एशियन गेम में क्या जीते थे? भारत के लिए मेडल जीते थे, और बहुत तेज भागती थी, इसलिए इनका उपनाम क्या है? PT ऊषा का उपनाम, उपनाम। तो PT ऊषा का उपनाम है, इसको, इनको बोला जाता है उड़न परी,
उड़न परी भाई, ठीक, उड़न परी बोला जाता है। नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन राजधानी, सी दुरंतो, डी वंदे भारत। तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत, और इसका नया नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, टेक्निकल नाम, दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है T18, T18, ठीक। और पहली कहाँ चली थी, पहली ट्रेन, पहली वंदे भारत, ठीक है, पहली वंदे भारत चली थी, ये चली थी दिल्ली से बनारस, ठीक है। और कब चली, 2019 में, 2019 में, दिल्ली से बनारस 2019। विवेक एक्सप्रेस, ठीक, विवेक एक्सप्रेस चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी की, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लाल डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, ठीक है। काफी बार लिख चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। और भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी, कलकत्ता में चली थी। ये सब जानकारी पीछे है क्लास में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में, ठीक। जय हिंद, जय भारत।